Welcome back after the break. आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं जी, मेरी आवाज़ भी आ रही है आपको? राइट जी, चलें। तो अब हम जो है कुछ समराइज़ करते हैं। मैंने आपको बहुत से जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जो आपके पिछले सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के हवाले से थे, वो मैंने आपको कोशिश की है कि क्लियर करवा दिए जाएं। अब हम बुक को देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं बुक के हिसाब से। मैंने आपको कुछ चीज़ें चैप्टर 4 की जो आपने ईडीसी में पढ़ा था, चैप्टर 5 जो आपने ईडीसी में पढ़ा, मैंने कुछ चीज़ें आपको वो आसान और सिंपल लफ्ज़ों में रिपीट भी करवाई हैं, बताई हैं आपको। पहले आपको ये बताया कि जो ट्रांजिस्टर है उसको आप मॉडल कर सकते हैं एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स की सूरत में, और यही वो ट्रिक है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है इनपुट सिग्नल को, और एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो ट्रांस कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टर होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि ट्रांजिस्टर पे जो करंट है, कलेक्टर करंट, उसको कौन सी इक्वेशन कंट्रोल करती है। तो हमने कहा वो शॉकलीज इक्वेशन है, आई सी इज इक्वल टू आई एस ई रेज टू पावर वी बी ओवर वी टी। स्ट्रक्चर आपको सिखा दिया, इसके मुतालिक बातचीत कर ली, एक्टिव मोड वगैरह आपको सिखाया, एक्टिव मोड क्या होता है, बाइसिंग कैसे करनी है, तो ये इक्वेशन, इसमें जो ये शॉकलीज इक्वेशन है, इसमें आई एस की वैल्यू जो है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये मैंने आपको कहा था, ये आप पढ़ लीजिए, ये आपके प्रीवियस कोर्स में आपने यकीनन पढ़ा होगा। मेन इसमें एरिया है, मैं जो मेन इसमें चीज़ है वो एरिया है, एरिया ऑफ एमीटर, ये मेन चीज़ है। बाकी बेस विड्थ पर भी ये डिपेंडेंस रहती है। ये दो चीज़ें हमें शायद किसी मकाम पर इनकी तरफ हमें रुजू करना पड़े। तो आई एस में ये दो चीज़ें हैं, और याद रहे कि आई एस के कम या ज़्यादा होने से आई सी भी कम या ज़्यादा होता है। आई एस और आई सी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, और इसके अलावा आई एस का एरिया ऑफ एमिटर से डायरेक्ट ताल्लुक़ है और बेस विड्थ से ताल्लुक़ है। अच्छा जी, बेस एमिटर करंट्स क्या हैं, किस तरीके से करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स में ये चीज़ें चलती हैं, ये भी आज हमने दोबारा से चीज़ें डिस्कस की हैं। बेस करंट कलेक्टर करंट का क्या रिलेशनशिप है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, आज ये चीज़ें देख ली हैं। एमीटर करंट जो है किन चीज़ों से मिल के बनता है, आपको आज मैंने सारा सिखाया है। ओके, पिछले दफ़ा हमने लार्ज सिग्नल स्मॉल सिग्नल मॉडल्स पढ़े थे। मैं कुछ चीज़ें जो है वो रिपीट भी कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस नॉन लीनियर कर्व का एक छोटा सा हिस्सा लें जो लीनियर है, तो जब आप उस छोटे से हिस्से को कंसिडर करते हैं तो ये स्मॉल सिग्नल कहलाता है। जब आप इस छोटे से लीनियर हिस्से को कंसिडर करते हैं तो ये स्मॉल सिग्नल कहलाता है। अगर आप पूरे के पूरे कर्व को कंसिडर करेंगे तो ये लार्ज सिग्नल कहलाएगा। पूरे का पूरा कर्व नॉन लीनियर है, तो ये पूरे का पूरा कर्व का मतलब है कि आप वी बी ई की सारी वैल्यूज़ यहाँ से लेके यहाँ तक आप सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ले रहे हैं, तो सिग्नल की जो रेंज है बहुत लार्ज हो जाती है, तो वो लार्ज सिग्नल कहलाता है। अगर आप ये छोटी सी जो है ये वाली रेंज लेते हैं तो इस सूरत में आप जो है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तौर पर ये पढ़ चुके हैं।
ट्रांसकंडक्टेंस क्या है मैं आपको पिछली दफ़ा सिखा चुका हूँ, और हमने इसका एक छोटा फार्मूला यानी IC और VT ये हमने पिछली दफ़ा देख लिया था। स्मॉल सिग्नल मॉडल में 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। एक तो यही ट्रांसकंडक्टेंस है, दूसरा R पाए है यानी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है ये, तो ये बीटा ओवर जी ये भी मैंने पिछली दफ़ा आपको सिखा दिया था। और फाइनल चीज़ थी जो कि आउटपुट रेजिस्टेंस थी, ये भी मैंने आपको पिछली दफ़ा सिखाई थी। हल्का सा रिपीट मैं करवा देता हूँ कि पिछली दफ़ा अर्लीज इफ़ेक्ट के साथ हमने इसको कैसे जोड़ा था। तो अर्लीज इफ़ेक्ट जो है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है, फिज़िकली भी क्या है। और होता ये है कि जो डिप्लीशन लेयर की हमने बातचीत आज की है कि बेस एमिटर जंक्शन को हमने रखना है फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर को रखना है रिवर्स बायस। तो जब आप रिवर्स बायस करते हैं और रिवर्स बायस बढ़ती है तो जो डिप्लीशन लेयर है वो उसकी विड्थ बढ़ती जाती है। डिप्लीशन लेयर की अगर विड्थ बढ़ेगी और ये बेस है, फॉर एग्जांपल ये वाला सारा एरिया, ये वाला एरिया बेस का एरिया है, तो जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम थी तो विड्थ जो बेस की थी जिससे गुजर के इलेक्ट्रॉन्स ने कलेक्टर में दाखिल होना है वो पहले ज़्यादा थी, या वो और कीजिए वो पहले ज़्यादा थी। अब जब आपने वोल्टेज बढ़ाया, रिवर्स बायस बढ़ाई, डिप्लीशन लेयर जो है वो बेस के अंदर उसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। अब बेस की विड्थ जो इफ़ेक्टिव है वो कम हो गई है पहले की निस्बत रिवर्स बायस बढ़ने के बाद। तो ये जो बेस में तब्दीली आई है इसकी वजह से बेस विड्थ कम हो जाएगी। हमने देखा कि IS का ताल्लुक बेस विड्थ के साथ था, इन्वर्स प्रोपोर्शनल था। अगर बेस विड्थ कम होती है तो IS बढ़ जाता है, IS अगर बढ़ जाएगा तो IC बढ़ जाएगा। तो ये जो रिवर्स बायस है ये इसका डायरेक्ट ताल्लुक VCE से है, आउटपुट साइड पे VCE से इसका ताल्लुक है। तो रिवर्स बायस बढ़ने से रिवर्स बायस बढ़ने का जो मतलब है वो ये है कि VCE जो है वो बढ़ रहा है, और अगर रिवर्स बायस बढ़ेगी तो बेस विड्थ कम होगी, बेस विड्थ कम होने से IS बढ़ जाता है, IS बढ़ जाने से IC बढ़ जाता है। अब इस बात का टोटल मतलब क्या हुआ ये मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने IC के मुतालिक सीखा हुआ था कि IC is only dependent on this IS e raised to power VB over VT, और हमने ये कहा था कि VCE के बदलने से IC नहीं बदलता। मगर हमने अब फिज़िकली देखा कि अगर VCE बढ़ रहा है यानी रिवर्स बायस बढ़ रही है, रिवर्स बायस बढ़ने से बेस कलेक्टर जंक्शन की डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती चली जाती है। ये बेस रीजन का ज़्यादा हिस्सा कवर कर लेता है, ये बेस एमिटर रीजन में ज़्यादा दाखिल हो जाता है और बेस रीजन की विड्थ को कम कर देता है। बेस रीजन की विड्थ कम होने से IS बढ़ जाता है, IS बढ़ जाने से IC बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि VCE के बढ़ने से IC बढ़ता है। तो जब ये कहते हैं कि VCE के बढ़ने से IC बढ़ता है तो मुझे बताना पड़ेगा कि IC की अब डिपेंडेंस VBE पर ही नहीं बल्कि VCE पर भी है। इसे अर्लीज इफेक्ट कहा जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये जो चीज़ है इसको अब मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, शॉकलीज इक्वेशन में अब मैंने एक और फैक्टर डाल दिया है।
यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहता कि VC डिपेंडेंस इसकी 0 है तो मैं VCE को 0 पुट कर देता। VCE को मैं 0 पुट करता तो ये सारे का सारा फैक्टर जो है ये 0 हो जाता और मेरे पास सिर्फ पुरानी इक्वेशन रह जाती IS e रेज़ टू पावर VB। अब मैं क्योंकि बता रहा हूँ कि VCE के बढ़ने से IC बढ़ता है तो ये मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी लिख दी है कि VCE के बढ़ने से IC बढ़ता है, VCE के बढ़ने से IC बढ़ता है। और ये बात ये आप देख सकते हैं बेस की विड्थ अगर कम होगी IC बढ़ेगा। ये मैंने अभी आपसे अर्लीज इफेक्ट के मतलब जो बातचीत की वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये हम सब याद रहे, रिवीजन कर रहे हैं, EDC की रिवीजन हो रही है। अभी हम इंशाल्लाह इसको कनेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ और इंशाल्लाह डिज़ाइन में ये सब चीज़ें काम आ जाएंगी। तो चेंज इन VC के साथ अब IC में चेंज आ रही है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मौजूद है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद है। तो VA ओवर IC जो है उस आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये हमने पिछली मर्तबा सीख लिया था। ये ठीक है जी, ये हमने पिछली मर्तबा सीख लिया था कि VCE के चेंज होने से IC में कुछ तब्दीली आती है। इसे R0 या आउटपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये 3 स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स जो हैं ये हमने पिछले लेक्चर में सीख लिए थे। लार्ज सिग्नल स्मॉल सिग्नल मॉडल अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें आता है। तो स्मॉल सिग्नल मॉडल के 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है, GM, R पाई और R0, ठीक है। ये स्मॉल सिग्नल पैरामीटर R0 आउटपुट रेजिस्टेंस, R पाई इनपुट रेजिस्टेंस, GM इज ट्रांस कंडक्टेंस जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को एक दूसरे से रिलेट करता है। तो ये हमने पिछली दफ़ा एक एग्जांपल भी की थी कि अगर 1 मिली एम्पेयर करंट जो है कलेक्टर का हो तो बीटा 100 हो और अर्लीज वोल्टेज जो है ये 15 वोल्ट हो तो क्या हम तीनों स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर्स मालूम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। GM होता है IC ओवर VT। इसमें मुझे IC चाहिए तो 1 मिली एम्पेयर गिवन है। VT रूम टेम्परेचर पर 26 मिली वोल्ट है तो IC 1 मिली डिवाइडेड बाय 26 मिली तो ये 1/26 आ गया। फिर हमने R पाई को देखा था कि वो होता है बीटा इंटू 1/GM। बीटा 100 है और GM की अगर ये वैल्यू है तो 1/GM हो जाएगा 26 ओम्स। ये 1/GM की वैल्यू आ जाएगी और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600 ओम्स या 2.6 के जवाब आ गया। तो इनपुट इम्पीडेंस जो है वो ट्रांजिस्टर की 1 मिली एम्पेयर पर 2.6 के होती है। अर्लीज वोल्टेज अगर 15 वोल्ट्स है और IC जो है वो 1 मिली एम्पेयर्स है तो 15 डिवाइडेड बाय 1 मिली इज इक्वल टू 15 के। तो ये निकालने का तरीका भी हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल में जो है वो देख लिया। ओके, अब ये स्मॉल सिग्नल मॉडल है जिसमें हमने पहले भी देखा था। इसमें अब हमने इसमें ये किया है कि नाम जो टर्मिनल्स के हैं वो रख दिए हैं। इनपुट साइड पे बेस है, आउटपुट साइड पे कलेक्टर है, नीचे एमीटर है। तो ये वही स्मॉल सिग्नल मॉडल है जो हमने पिछले हमने अपने लेक्चर में देखा था। ये सारे का सारा ये वही मॉडल है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये वही मॉडल है जो हमने पिछली दफ़ा अपने पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें देखी थी। अब इसने ये वाली जो है टर्मिनल इसके नाम अब रख दिए हैं। इसका नाम बेस रख दिया है, इसका नाम एमीटर रख दिया है, इसका नाम
कलेक्टर रख दिया, बस ये एक इजाफी चीज़ हमें इसने यहाँ पर दिखाई है बुक ने, ये आप देख सकते हैं। हमारे वाली सब चीज़ें उसी की उसी तरह ही, तो ये हम बार बार इस्तेमाल करेंगे इसमें अगले चैप्टर्स में भी। आज मैंने आपसे ये सारी बातें डिस्कस की, एक्टिव रीजन कौन सा होता है और सैचुरेशन रीजन कौन सा है, ओमिक रीजन या सैचुरेशन रीजन। तो हमने कहा कट ऑफ क्या है, कट ऑफ रीजन की मैंने आपसे बात की, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और फिर आज हमने ये केस डिस्कस किया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन यानी एम्प्लीफिकेशन रीजन में चले, तो आप हमेशा ख्याल करेंगे कि आपका जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है VCE वो कभी भी एक ख़ास वैल्यू से कम ना हो, और उस ख़ास वैल्यू का नाम है जी VCE मिनिमम। ये चीज़ हमने यहाँ पर हम सीखना चाह रहे थे। ये हमारा VCE मिनिमम था। इसका दूसरा नाम हमने कहा कि दूसरा नाम इसका VCE सैचुरेशन भी है और यही VCE मिनिमम भी है। सर एक क्वेश्चन करना था। पूछें बेटे पूछो। सर जो VCE है यानी कि आउटपुट वोल्टेज है वो बेस करंट पर डिपेंड करती है? आउटपुट वोल्टेज बेस करंट पर डिपेंड करती है। सर तो फिर देखिए, अगर तो जो आपने इक्वेशन लिखवाई थी VCE जो कि VCC माइनस ICRC है, ठीक है, समझिए एक बार जी सर्किट बन चुका है, हम लोगों ने VCC कांस्टेंट कर दिया, RC भी कांस्टेंट कर दिया, यानी कि अब जी VCE सिर्फ IC पे डिपेंड कर रही है। तो जब हम ऐसे IB बढ़ाएंगे, इनपुट बढ़ गया यानी कि IB बढ़ गया, IC बढ़ जाएगा। जब IC बढ़ हाँ जाएगा तो VCC में से एक बड़ी टर्म माइनस होगी ना, तो ऐसे ही VCE ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। तो सर ये ऐसे तो ही फिर एम्प्लीफिकेशन के बजाय एटेन्युएशन स्टार्ट नहीं हो गई? नहीं वो मैं बताता हूँ कि क्या मसला है। एम्प्लीफिकेशन जिस चीज़ का नाम है वो मैंने बार बार लिखी है, वो है स्मॉल सिग्नल। स्मॉल सिग्नल बेटे, तो स्मॉल सिग्नल और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये डीसी वैल्यू बेटा लिखी हुई है। एक बात तो ये, अब ये जो हमने लिखा था यहाँ पर कि AC प्लस DC, तो हम DC वैल्यू में ये AC जो है ये आ रही होती है, और ये इस DC वैल्यू को शिफ्ट कर रही होती है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये शिफ्ट हो रही है, AC वैल्यू ये यहाँ पे DC को शिफ्ट कर रही है। अब इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इनपुट पर V इन जो थी वो अगर 1 मिली वोल्ट थी, 1 मिली वोल्ट थी, और AV जो है GM इंटू R0, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, याद होगा बेटे आपको, ये GM इंटू R0 ये हमने यहाँ जी पर, सर याद है। हाँ, याद है ना बेटा। तो ये जो हमने यहाँ पर किया था GM इंटू R0, ये अगर फ़र्ज़ कीजिए अभी अब आपको मैं GM अभी आपने देखा 1/26 था, मैं मिसाल के तौर पे अभी लिख के, अभी जो भी न्यूमेरिकल हम कर रहे थे 1 मिली एम्पेयर पर 1/26 था GM, और R0 था 15 K का मतलब है 15,000। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये 1 से बड़ी रकम आ गई बेटे, ऐसे ही है। जी सर 1 से तो बड़ी आएगी। ठीक है, ये 1 से बड़ी रकम आ जाएगी। अब जब मैं 1 से बड़ी रकम को, ये AV है जी, ये मैंने AV लिखा हुआ, अब जब मैं इस 1 से बड़ी रकम को 1 मिली वोल्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास V आउट आएगा जो यकीनन V इन से बड़ा होगा। तो ये है बेटा एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, दूसरी जी बात, अच्छा दूसरी बात, V इन जो है वो क्या चीज़ है? ये छोटा V इन, ये हमारे पास ये था VBB DC, ये देखिए ये नहीं चेंज हो रहा, ये कांस्टेंट है। ये है V इन, ये चेंज हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक है DC करंट कैपिटल IB,
एक है वी इन की वजह से जो तब्दीली आएगी इसमें, वो है छोटा आई बी। ये जो छोटा आई बी है इसकी वैल्यू काफी कम है। अब इसकी वजह से यहां पर पहले एक कांस्टेंट डीसी फ्लो कर रहा है, मगर अब मैंने वी इन लगाया, उसकी वजह से आई बी में तब्दीली आई। आईसी वैसे तो है बीटा टाइम्स आई बी। अब जो ये तब्दीली आ रही है ये वाली आई बी वाली, इसकी वजह से आईसी में भी तब्दीली आएगी। कौन सी तब्दीली आएगी जी? छोटा आईसी। ये जो छोटा आईसी है ये मेरे पास समझ लें आप बीटा टाइम्स, ये बीटा टाइम्स छोटा आई बी, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तब्दीली आ रही है छोट आईसी बीटा टाइम्स आई बी। तो अगर आई बी में 1 की तब्दीली आ रही है तो बीटा 100 है, तो आईसी में 100 की तब्दीली आएगी। तो ये है एम्प्लीफिकेशन, ठीक है बेटा। सर दोनों मतलब मैंने आपको एम्प्लीफिकेशन में हम लोग कांस्टेंट चीजों को ना देखें, हम सिर्फ वेरिएशंस पे हमारी एम्प्लीफिकेशन डिपेंड कर रही है। एग्जैक्ट, बहुत अच्छा, बिल्कुल, ये एक जुमला ही सारी बात, आपने एक जुमले में सारी बात बयान कर दी। एम्प्लीफिकेशन है ही एसी सिग्नल की, ठीक है बिल्कुल। सर, वेरी गुड जी, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलो जी, ओके। तो ये जी, अब आपको एक छोटा सा उसूल सिखा देता हूँ कि सैचुरेशन रीजन जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, नहीं चाह रहे कि सैचुरेशन रीजन में जाएं हम, इस सैचुरेशन रीजन के हवाले से हमने कहा कि VCE सैचुरेशन की कुछ वैल्यूज़ हैं। और ये होता कब है, ये कब हो जाता है, ये कैसे हो जाता है? ये सारा सिलसिला ऐसे होता है कि यहाँ पर पाया जाने वाला VB और यहाँ पे पाए जाने वाला VC। अब मैंने आपको कहा कि VC शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन VB। अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से बेस एमिटर जंक्शन जो था वो रिवर्स बायस होता था। तो होता यह है कि जब जब ये देखिएगा, जब ये ड्रॉप IC इंटू RC ड्रॉप बढ़ता जाता है तो VC, ये आप देख रहे हैं, कम होता जा रहा है। हत्ता कि ये इतना कम हो जाता है, ये इतना कम हो जाता है VC कि ये VB से भी कम हो जाता है। तो जब ऐसा होता है कि ये VB से कम हुआ है तो हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में दाखिल हो गया। ये है सैचुरेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक और एंगल से मैंने आपको बताया कि ये सैचुरेशन है कि जब आपका VC की वैल्यू VB से भी कम हो जाती है, ठीक है। वो यहाँ से मुझे पता चल रहा है, ये KVL इक्वेशन मुझे बता रही है। तो ये आपको मैंने एक और कॉन्सेप्ट दे दिया। अब फाइनल बात कर लेते हैं। किताब ने इसको इस तरह बयान नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सैचुरेशन में 2-3 पॉइंट्स हैं सैचुरेशन में। एक है सैचुरेशन का आगाज, इसको कहते हैं एज ऑफ सैचुरेशन। दूसरा है मॉडरेट सैचुरेशन। मॉडरेट सैचुरेशन, ये जस्ट आपको इजाफी में बातें बता रहा हूँ। और तीसरा है जी डीप सैचुरेशन। अब हम कंडीशन वही लेंगे VB और VC की, VB और VC की। ये बताइए कि सैचुरेशन से बाहर रहने के लिए हमने क्या उसूल तय किया है? VC और VB के दरमियान क्या उसूल तय किया है? VC ग्रेटर देन VB। शाबाश, VC ग्रेटर देन VC, ये है एक्टिव रीजन। अब ये आ गया नंबर 1 इक्वेशन। नंबर 2, अगर VB और VC बराबर हो जाए, VB इज इक्वल टू VC हो जाए,
VC कम होता जाए और VC के बराबर आ जाए तो यह मैं चला जाता हूँ एज ऑफ सैचुरेशन पे, एज ऑफ सैचुरेशन पे मैं चला जाता हूँ। ठीक है, फिर अगर VB बढ़ जाए, VB बढ़ जाए VC से, तो मैं मॉडरेट सैचुरेशन में चला जाऊंगा। मॉडरेट सैचुरेशन। और अगर VB काफ़ी बड़ा हो जाए VC से, तो मैं डीप सैचुरेशन में चला जाता हूँ। ये किताब ने इस तरह बयान नहीं किया, मैं आपको जस्ट फालतू मालूमात दे रहा हूँ। अब इन दो बातों का क्या मतलब है? इन दो बातों का मतलब ये है कि अगर VB बड़ा है VC से, मैं VB में से VC माइनस करता हूँ और ये अराउंड 400 मिली वोल्ट है, तो ये मेरा मॉडरेट सैचुरेशन रीजन है। अगर VB माइनस VC ग्रेटर देन 400 मिली वोल्ट है, तो मैं इसको, अगर आप पसंद करें तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि अगर लेस देन या इक्वल टू 400 मिली वोल्ट है तब ये ठीक है। अगर ग्रेटर देन 400 मिली वोल्ट है तो अब मेरा ट्रांजिस्टर डीप सैचुरेशन में चला गया। ये जस्ट आपके लिए एक इजाफी मालूमात है। ये इसने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई थी, तो ये मैंने कहा कि न्यूमेरिकल से शायद आपको ये बातें समझ में ना आए, तो ये मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल की शक्ल में 4 वैल्यूज़ मुख्तलिफ आपको बता दी। इंशाल्लाह ये आपके लिए समझना ज़्यादा आसान रहेगा। किताब आप पढ़ लीजिए तो उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैंने जिस तरह आपको सिखाया वो है। अब ये बात तो थी, ये ज़रा गौर कीजिए, ये बात थी VB और VC के दरमियान। अब सैचुरेशन में VCE की क्या वैल्यू हो जाती है? ये अराउंड कम हो के जब ये 200 मिली वोल्ट रह जाता है, ये ज़रा गौर कीजिए इस इक्वेशन के हिसाब से, ये VCE कम होते होते, पहले फॉर एग्जांपल VCE था 7 वोल्ट, 7 वोल्ट का मतलब है 7000 वोल्ट। IC बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये फैक्टर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और VCC में से माइनस होता गया। तो VCE कम होते होते 7 वोल्ट की बजाय अगर मेरे पास 0.2 वोल्ट रह जाए, 0.2 वोल्ट का क्या मतलब है? 0.2 वोल्ट का मतलब है 200 मिली वोल्ट। ये कम होते होते 200 मिली वोल्ट रह जाए, तो ये जो वैल्यू है ये कहलाती है VCE सैचुरेशन की वैल्यू। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी दे दिया, कॉन्सेप्ट क्या है सैचुरेशन का, VCE सैचुरेशन का, और मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता दी है कि VCE सैचुरेशन की असल मतलब क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू के एतबार से अगर आप कभी देखें सर्किट सॉल्व करते हुए कि ये वैल्यू आ रही है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इस वक्त एक्टिव रीजन में नहीं बल्कि सैचुरेशन रीजन में चल रहा है। यहाँ तक कोई बात मुश्किल हो तो पूछिए। चले, तो PNP ट्रांजिस्टर में अब जो रीजन्स थे वो NPN की बजाय PNP हो जाते हैं, और जाहिर है कि अब जितनी पोलैरिटीज़ थी वो इन्वर्स हो जाएंगी, इसलिए कि रीजन्स ऊपर नीचे चले गए। पहले यहाँ P होता था बेस की जगह पर, तो मैं उसको पॉजिटिव देख के फॉरवर्ड बायस करता था। नीचे N होता था, उसको मैं नेगेटिव देता था। अब यहाँ पर P और N जो है ये बदल चुके हैं। P नीचे आ गया तो मैं P को पॉजिटिव दे रहा हूँ, N ऊपर आ गया इसको नेगेटिव दे रहा हूँ। सिमिलरली VCE के हवाले से भी यही बात है। तो पोलैरिटीज़ ऑपोजिट हो जाती हैं और सर्किट के जो सिंबल है एरो का वो अंदर की तरफ होता है PNP ट्रांजिस्टर में। VB का आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोलैरिटी है, VC की ये पोलैरिटी है, ये दोनों ऑपोजिट हैं उस पोलैरिटी के जो हम किया करते थे NPN ट्रांजिस्टर के केस में।
तो ये जी इस चैप्टर का इख्तिताम है। इसमें उसने सारे इसकी बाकी इक्वेशनें वही हैं इसकी सारी की सारी। पोलैरिटी फ़र्क होने से ये होता है कि जहाँ पहले मैं VBE लिखता था वहाँ पे मैं अब VEB लिखूँगा बस। यानी एमिटर हायर पोटेंशियल पे हो गया, बेस लोअर पोटेंशियल पे हो गई। जहाँ मैं VCE लिखता था वहाँ पर मैं अब लिखूँगा VEC। एमिटर हायर पोटेंशियल पे है, कलेक्टर जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। ये क्यों फ़र्क पड़ा? इसलिए कि बेस एमिटर और बेस कलेक्टर रीजन अब NPN की बजाय PNP हो गए। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। तो सर इसकी कंडीशंस वही पहले वाली रहेंगी? जी कंडीशन उसकी जो है पहले वाली ही रहेगी, यानी बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, वही एम्पलीफिकेशन रीजन रहे। अच्छा जी, तो ये चैप्टर 4 हमने रिवाइज कर लिया बेटे। अब चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं, जो अब एम्पलीफिकेशन हमें सिखाएगा। और बेसिकली एम्पलीफायर्स ही से सिंपली अब ये टोटल कनेक्टेड रहेगा, उनसे रिलेट करेगा। तो इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस ये एम्पलीफिकेशन के लिए अहम है। हमने देखा था कि आर पाए जो थी वो एक बीजेटी की इनपुट इम्पीडेंस थी, आर नॉट जो थी वो आउटपुट इम्पीडेंस थी। तो वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ आए थे। निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका ये है कि आप पहले जनरल केस देख लेते हैं। अगर आपने इनपुट इम्पीडेंस निकालनी हो तो आप इनपुट पोर्ट के ऊपर कोई वोल्टेज लगा देंगे और उस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करवा के देखेंगे। और जब आप रेशो लेंगे इस वोल्टेज की इस करंट के साथ तो आपको इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप आउटपुट इम्पीडेंस चाहते हैं तो आप आउटपुट पोर्ट पर एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे। इस वोल्टेज सोर्स की वजह से कुछ करंट फ्लो करेगा। जब आप इस वोल्टेज और इस करंट की रेशो लेंगे तो आपको आर आउट मिल जाएगा। अब दो चीज़ें यहाँ पे काबिल गौर हैं। जब इनपुट इम्पीडेंस आपने निकालनी होती है तो आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट रखा जाता है, और जब आपने आउटपुट इम्पीडेंस निकालनी होती है तो इनपुट पोर्ट को आप शॉर्ट कर देते हैं। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है ये मैं आपको एक केस बता देता हूँ। हमेशा वो शायद ना हो, लेकिन एक केस बता देता हूँ। आउटपुट के ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हो तो हम वो रेजिस्टेंस उतार देते हैं तो आउटपुट ओपन हो जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए ज़रूरी है कि आउटपुट के ऊपर कोई लोड ना लगा हो, तो हम आउटपुट पोर्ट को ओपन रखते हैं। ये केस है। सिमिलरली इनपुट के ऊपर हम अमूमी तौर पे वोल्टेज की सोर्स दिया करते थे, तो हम उस वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप शॉर्ट सर्किट कर दें, तो वोल्टेज ज़ीरो हो जाता है। तो आउटपुट की इम्पीडेंस निकालने के लिए आप इनपुट वोल्टेज को नल कर देते हैं। इनपुट वोल्टेज को आपने ज़ीरो करना होता है। वोल्टेज ज़ीरो करने के लिए आप हमेशा शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये केस जो है, जब भी हमें कहा जाए कि आप किसी ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस निकाल लें तो आप ये करेंगे कि ट्रांजिस्टर की जगह उसका स्मॉल सिग्नल मॉडल जो अभी हम पढ़ के आए, आर पाए GM आर नॉट, ये वाला मॉडल आप लगाएंगे। बाकी अगर सर्किट में कोई फालतू चीज़ लगी हुई जैसे RC लगा हुआ है, ये आप RC लगा लेंगे। इनपुट इम्पीडेंस निकालनी है तो आप इस मॉडल के साथ एक अपनी तरफ से एक सोर्स लगा देंगे। उस सोर्स की वजह से कुछ करंट फ्लो करेगा। आप इस करंट और इस वोल्टेज की रेशो लेंगे तो आपको टोटल इनपुट इम्पीडेंस मालूम हो जाएगी। यहाँ आपने देखा कि ये सब स्मॉल सिग्नल है, तो स्मॉल सिग्नल में जहाँ जहाँ DC लगी हुई है उसकी जगह पर मैं AC ग्राउंड लगा देता हूँ। जहाँ जहाँ DC लगी हुई है वहाँ पर मैं AC ग्राउंड लगा दूंगा। ठीक है,
तो ये आप ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं, ये ऊपर हमने ब्लॉक की शक्ल में की थी, ये देखिए इनपुट इम्पीडेंस जो भी सर्किट है उसकी पोर्ट के ऊपर अपनी तरफ से एक वोल्टेज सोर्स लगा दें और करंट फ्लो करवाएं और वोल्टेज और करंट की रेशियो ले लें, आपको इनपुट इम्पीडेंस मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर भी किया, ट्रांजिस्टर की जगह पर उसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बना लिया और अगर कोई चीज़ फालतू लगी है इस मॉडल के अलावा तो ये आरसी है, आरसी को हमने यहाँ पर ऊपर जोड़ दिया, जहाँ वीसीसी था वहाँ पर हमने एसी ग्राउंड कर दिया है। तो जब आपने ऐसा किया तो आपके पास वही जवाब आ गया जो पिछले चैप्टर में था कि V और I की रेशो R पाए आ जाती है। तो इनपुट इम्पीडेंस इस ट्रांजिस्टर सर्किट की ये जो आपके सामने है वो R पाए ही है, जो आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। यहाँ जस्ट आपको उसने एक मेथड सिखाया है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरह एक और सर्किट आपके सामने ये दिया गया, इसमें आप जहाँ पर वी इन लगा हुआ था इसको आप शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करके एमीटर के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो एमीटर भी ग्राउंड है, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि बेस वाला टर्मिनल ये जो था ये ग्राउंड हो जाएगा। तो एमीटर और बेस दोनों ग्राउंड है, यानी आपस में शॉर्टेड ये है। आप क्या मालूम करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको आउटपुट इम्पीडेंस पता चल जाए। आप ये करेंगे कि स्मॉल सिग्नल मॉडल के इस टर्मिनल पर एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे और उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे और रेशो निकालना चाहेंगे तो आपको आर आउट ही आर नॉट जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस की शक्ल में मिलेगा। ये आप पहले चैप्टर में कर चुके हैं, यहाँ जस्ट सिंपल आपको उसने मेथड बताया कि किस तरीके से आप ये करेंगे। तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं, याद रहे, पढ़ा नहीं रहा, रिवीजन कर रहे हैं वो जो चीज़ें आपने ईडीसी में पढ़ी हैं और आप यकीनन उनको भूल गए थे, तो ये हम सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं। फाइनली तीसरा टर्मिनल एमीटर वाला है। अगर हम चाहें कि एमीटर टर्मिनल की रेजिस्टेंस निकालें, हमने बेस की पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी, बेस से अगर हम इनपुट इम्पीडेंस निकालें तो वो आर पाए होती है, कलेक्टर से निकालें तो वो आर नॉट होती है। एमीटर की हमने नहीं पढ़ी थी कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस है अगर वहाँ से हम देखें कि कितनी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो क्या होती है। तो हम वही स्मॉल सिग्नल मॉडल उसमें आसानी के लिए उसने कहा कि आप अर्लीज इफ़ेक्ट को निगलेक्ट कर दें। अगर अर्लीज इफ़ेक्ट को निगलेक्ट कर दें तो आर नॉट जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट का मतलब है ओपन सर्किट, तो हमने आर नॉट की जगह ओपन सर्किट लगाया हुआ जस्ट एज इट इज़। अब हम एमीटर पर अपनी मर्जी से एक वी एक्स कनेक्ट करते हैं। ये वी एक्स सर्किट में कुछ करंट फ्लो करवाता है। ये जो करंट है ये क्या होगा, ये हम इस सर्किट पर KVL और KCL लगाते हैं। ये मैं आपको दावत दूंगा कि एक दफ़ा इसको अपने हाथ से सॉल्व करें, इस वाले सर्किट को अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा और फाइंड आउट करें कि एमीटर में अगर कोई करंट वोल्टेज सोर्स लगाएं, कोई करंट फ्लो करे तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिखाई देता है। जबकि मैंने बेस को ग्राउंड कर दिया, ये देखिएगा, और कलेक्टर को मैंने ग्राउंड कर दिया, AC ग्राउंड। ठीक है, ये ज़रा एक दफ़ा इसको अपने हाथ से सॉल्व कर लें। ये हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5।
जी आपके पास 2 मिनट और हैं। आप सर्किट जो है वो मज़ीद 2 मिनट और लें सॉल्व करने के लिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राइट जी, सॉल्यूशन देखते हैं। ये एक नोड है, मैं इसको पहले बोर्ड पर कॉपी कर लेता हूँ। ओके जी, तो हमारे पास ये एक नोड है। यहाँ पे हम कुछ बातें देखते हैं कि इसको अगर मैं रीड्रॉ करूँ इस नोड को, तो मैं देख सकता हूँ कि, और पॉइंट्स के मैं नाम भी रख लेता हूँ। तो ये मैंने इसको रीड्रॉ किया है, ये Vx है और इसकी पोलैरिटी ऐसे है। यहाँ पर V पाई भी है और V पाई की जो पोलैरिटी है वो ऐसे है। इस नोड को अगर मैं नोड X कहूँ तो ये वाली ये मेरी नोड X है, नोड X, ठीक है। तो मैंने रीड्रॉ किया आपके सामने बताने के लिए, यहाँ पे V पाई है। तो वैसे मैं यहाँ पे गौर करता हूँ तो देखता हूँ इस नोड में एक तो IX एंटर हो रहा है, इस नोड में IX एंटर हो रहा है। अच्छा, इस नोड में एक करंट है वो एंटर हो रहा है, उसका नाम मैं कह देता हूँ V पाई ओवर R पाई, ठीक है जी। तो आपकी आसानी के लिए वैसे मैं इसको I पाई कह देता हूँ, लिखने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ये I पाई है। और GM और V पाई, तो ये दोनों जो हैं ये यहाँ पे एंटर हो रहे हैं इस नोड में। GM V पाई एंटर हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये भी एंटर हो रहा है, ये वाला करंट भी एंटर हो रहा है और IX भी एंटर हो रहा है। तो ये तीनों करंट एंटर हो रहे हैं यहाँ पे, IX प्लस V पाई ओवर R पाई प्लस GM इंटू V पाई, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो मेरी जो दिलचस्पी है वो याद रहे कि मैंने यहाँ पर Vx लगा रखा है
जी एम वी पाई है ये मैंने वी एक्स लगाया है और आई एक्स लगाया। मेरी दिलचस्पी है कि मैं फाइंड आउट कर लूँ वी एक्स ओवर आई एक्स क्या है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो वी एक्स और वी पाई के दरमियान कुछ रिलेशनशिप है। पोलैरिटी दोनों की रिवर्स है। ये आप देखिए, वी एक्स की पोलैरिटी ये है कि ये नोड एक्स पर पॉजिटिव लगा हुआ है वी एक्स का, और वी पाई में आप देख रहे हैं कि नोड एक्स के ऊपर वी पाई में नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी पाई। तो जहाँ जहाँ वी पाई लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं माइनस वी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये बात इसलिए यहाँ पे की है। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास ये वाली इक्वेशन जो थी, ये ऊपर वाली, इसको मैं लिख सकता हूँ, नीचे ले आता हूँ और लिखता हूँ जी आई एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बल्कि आई एक्स प्लस वी पाई की जगह आ जाएगा माइनस वी एक्स ओवर आर पाई और प्लस जी एम, और उसके साथ वी पाई की जगह आ जाएगा माइनस वी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब मुझे ये चाहिए, याद रहे मुझे ये चाहिए वी एक्स ओवर आई एक्स। तो मैं वी एक्स एक तरफ रहने देता हूँ और आई एक्स एक तरफ रहने देता हूँ। तो आई एक्स यहाँ रह जाएगा और यहाँ से मैं वी एक्स कॉमन ले लेता हूँ और बाहर इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो ये सब माइनस जो है ये प्लस में बदल जाएंगे और वी एक्स मैंने कॉमन ले लिया है। अंदर आएगा जी 1 ओवर आर पाई और प्लस जी एम इज इक्वल टू 0। तो वी एक्स ओवर आई एक्स आ जाएगा 1 ओवर आर पाई प्लस जी एम। ठीक है जी, तो अब ये मेरे पास एक रिलेशनशिप आ रहा है। यहाँ तक आप सबको समझ में आया? सिंपल मैंने LCA वाली चीज़ें, लीनियर सर्किट एनालिसिस वाला छोटा सा KCL लिखा है। KCL की मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मुझे ये इम्पीडेंस मालूम हो जाए VX ओवर IX। ये मैं कर रहा हूँ। ओके जी, तो ये मेरे पास जवाब आया है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा और सीखूंगा कि आर पाई क्या चीज़ है। याद करता हूँ, आर पाई किसके बराबर होता है? बीटा टाइम्स 1 ओवर GM के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बीटा ओवर GM, ये है आर पाई। तो 1 ओवर आर पाई किसके बराबर होगा? GM ओवर बीटा। अगर बीटा 100 या 200 है तो ये चीज़ आ जाएगी 1 ओवर आर पाई किसके बराबर आ जाएगा? GM ओवर 200। अब मैं इस चीज़ को 1 ओवर आर पाई की जगह यहाँ पर पुट करता हूँ। तो अब मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, Vx ओवर Ix इज इक्वल टू 1 ओवर GM ओवर 200 प्लस GM। तो एक तरफ GM है, एक तरफ GM का 1/200 हिस्सा है। तो मैं इसको निगलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे साथ हैं आप सब लोग? ठीक है, ये देखिए, एक तरफ पूरा GM है, एक तरफ पूरा GM है, एक तरफ GM का 200वां हिस्सा है। तो मैं इसको निगलेक्ट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास, इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, मेरे पास जो इक्वेशन आई निगलेक्ट करने के बाद वो आई Vx ओवर Ix इक्वल टू 1 ओवर
GM। और ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस looking into the emitter, resistance looking into the emitter। आप मुझे प्लीज एक्सक्यूज कीजिएगा 1 मिनट। राइट जी। तो अब इस बात को मैं खुलासा करके बयान कर रहा हूँ कि आपने अभी क्या किया है, क्या सीखा है। आपने सीखा है कि ट्रांजिस्टर बीजेटी के जब एमिटर में आप देखना चाहें, यानी जब आप आउटपुट एमिटर में ले रहे हो, एमिटर पर आउटपुट ले रहे हो, उस वक्त एमिटर की जो इम्पीडेंस है वो कितनी है? वो 1/GM है। ये अब आपने सीख लिया है। तो अब मेरे पास जो है ये समरी बन गई है। आइए सीखते हैं। अगर आप बेस में देखते हैं तो वहां पर आपको जो इनपुट इम्पीडेंस दिखाई देती है वो आर पाई दिखाई देती है। हमने ये पिछले चैप्टर में सीखा था, ये इस चैप्टर में भी इसी तरह वैलिड रहेगा। प्रोवाइडेड के कलेक्टर आउट जो है ना वो ओपन सर्किट है। कलेक्टर आपने ये देखे ओपन सर्किट है, इस पर कोई चीज़ नहीं लगाई हुई, कोई रजिस्टर कोई चीज़ नहीं लगी हुई, ये ओपन सर्किट है। आर पाई आपको दिखाई देगा। अगर आप कलेक्टर में झांक कर देखें तो आपको कितनी रेजिस्टेंस दिखाई देगी? आर नॉट। प्रोवाइडेड कि आपने कोई भी सिग्नल नहीं दिया हुआ बेस के ऊपर, बेस को आपने ग्राउंड किया हुआ, ठीक है, तो कोई सिग्नल आपने यहाँ पर नहीं दिया हुआ। फाइनली जो तीसरा टर्मिनल बेस और कलेक्टर हमने पिछले चैप्टर में सीख लिए थे, इस चैप्टर में हमने एक और तीसरी चीज सीखी। जो तीसरा टर्मिनल है जिसका नाम है एमीटर, अगर उसमें मैं झांक कर देखूं तो जो मुझे रेजिस्टेंस दिखाई देगी वो 1/GM दिखाई देगी। अब आपने इन वैल्यूज़ को बाय हार्ट भी जो है याद कर लेना है। इनको आपने अपने जहन में स्टोर कर लेना है, ठीक है। ये कब था? आपने कहा कि इसमें आर आउट आपने तस्वुर किया कि इनफाइनाइट है, यानी अर्लीज इफेक्ट को आपने निगलेक्ट किया था इस सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो उसने हमें कहा था कि निगलेक्ट अर्लीज इफेक्ट, हमने आर नॉट को इसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो ये अब आपके पास 3 वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब इन बातों से मतलब क्या है? इन 3 बातों का बहुत अहम मतलब है, जो बहुत सारे हजरात ये सब चीज़ें पढ़ भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के 2-3 कोर्स पढ़ लेते हैं, मगर उन्हें नहीं मालूम होता कि इन बातों का क्या मतलब निकल रहा। मैं आपको याद दिलाता हूँ वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो अभी हम करके आए हैं। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था कि 1 मिली एम्पेयर पे जब मैं बायस करता हूँ, 1 मिली एम्पेयर अगर आईसी हो और वीए जो है वो 15 वोल्ट था, तो अभी आपको याद है कि हमने कहा कि उसका जीएम होता है IC/VT। याद आ रहा है जी? तो 1 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय 26 मिली वोल्ट, 1/26 ये जीएम आ जाता है। तो जीएम के जो यूनिट हैं वो हैं सीमेंस, यानी मोहोज इसके यूनिट हैं, सीमेंस भी इनको कहते हैं, सीमेंस। अगर 1/GM करूं तो ये 26 ओम बनता है। तो ये कौन सी रेजिस्टेंस है? दिस इज द रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू एमिटर। याद आ रहा है? अभी हमने निकाला 1/GM पिछले सफे पे, ये देखिए। तो रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द एमिटर इज ओनली 26 ओम्स।
आर पाए जो था, अगर बीटा 100 है, बीटा 100 है तो आर पाए कितना था, आर पाए वॉज इक्वल टू बीटा इंटू 1/GM, अभी मैंने आपको सिखाया, तो 100 इंटू 26, 2.6 के। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर, बल्कि इसको ऑफ नहीं लिखना चाहिए, बल्कि रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द एमिटर इसको हम लिखेंगे। इनटू द एमिटर वो ये है 26 ओम्स। ये है जी रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस, इनटू द बेस, ये आर पाई है। और अब हम आर नॉट की तरफ चलते हैं, वो क्या होता है जी, वी ए ओवर आई सी। तो वी ए यहाँ पे मैंने 15 वोल्ट ले लिया, अगर मैं इसको निगलेक्ट करूँ या बहुत बड़ा वी ए ले लूँ, इनफाइनाइट ले लूँ, तो वो इससे भी बड़ा आएगा। ये मैंने 15 के, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं तीनों वैल्यूज़ का आपको कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ। एक है 26 ओम्स, एक है 26 के, एक है 15 के, और ये आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द कलेक्टर। तो ये बहुत अहम चीज़ है, बस ये आप सीख लें, फिर लेक्चर ख़त्म कर देते हैं। लुकिंग इनटू द कलेक्टर, तो ये है जी बहुत स्मॉल वैल्यू, स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस। ये है मॉडरेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और ये है लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बातें सबको समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी, ये बस ये आपने, ये अहम चीज़ आज के लेक्चर की जो है ना, ये यूँ कहिए कि सबसे अहम चीज़ है, और दीगर चीज़ों के अलावा जो आपने याद रखनी है। एमीटर पर जब आप कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो मैचिंग आप करने के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो आप हमेशा एमीटर पे वो आप लगाएंगे। अब मैं आपको पुरानी बात याद दिलाता हूँ, ये हमने यहाँ पर किया था पिछले चैप्टर में, कि ये आपके सामने ये देखो बेटे, 12 ओम, 16 ओम, 4 ओम, जब मैंने इस किस्म के लोड लगाने हैं, बहुत लो इम्पीडेंस लोड, तो मेरे लिए प्रेफरेबल कौन सा टर्मिनल है, एमिटर। एमीटर मेरे लिए प्रेफरेबल टर्मिनल है, याद रखना बेटे। और अगर आपने हाई इम्पीडेंस लोड लगाने हैं तो आपके लिए प्रेफरेबल टर्मिनल जो है वो कौन सा है, कलेक्टर। ठीक है, तो ये बातें इंशाल्लाह आगे डिज़ाइन में ये बहुत काम आती हैं, और बहुत से लोग ये कोर्सेज पढ़ भी लेते हैं, मगर उन्हें इन बातों का ना पता होता है, ना उन्हें इस बारे में इस्तेमाल का इल्म होता है कि किस तरह से किया जाए। अच्छा जी, हमने पिछली मरतबा मैंने अटेंडेंस तो खैर डाउनलोड की थी, लेकिन वो जो अटेंडेंस थी वो हमें उस शक्ल में नहीं मिली जिसमें कि ज़्यादा क्लियर हो। उसमें कुछ टाइम लाइन्स थी उस अटेंडेंस में। हम उसकी फॉर्म देख लेते हैं जो पिछली दफ़ा हमने अटेंडेंस डाउनलोड की थी। तो ये आप देख रहे हैं कि उसमें ये टाइम लाइंस आ रही हैं, और नाम जो हैं वो बार बार इसी तरह रिपीट हो रहे हैं। गो कि इसमें पता तो चल जाता है कि कौन कौन से हजरात लेक्चर में शरीक थे, मगर ये बार बार ये नाम आते हैं। फ़िलहाल हम जो है इसी पर गुजारा करते हैं, इसी किस्म की अटेंडेंस पर। और आज के लेक्चर में कोई आपको मुश्किल चीज़ लगी हो तो
वो प्लीज़ पूछ लीजिए। असाइनमेंट के एतबार से मैं अब आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपने असाइनमेंट क्या करनी है। मैं असद को जो है अली असद को मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कि असाइनमेंट में आपने क्या क्या चीज़ करनी है, क्योंकि इंशाल्लाह जब हम इस चैप्टर नंबर 5 की रिवीजन मुकम्मल कर लेंगे तो हम फिर दोनों चैप्टर्स का क्विज़ भी कर देंगे। और अभी जो यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है उस ऐलान के मुताबिक तो ये वीक जो है ऑनलाइन है। आपके पास कोई ऐसी इत्तला तो नहीं कि एक्सटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस? सर अभी तक तो नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इस चैप्टर के हवाले से अली असद को बता दूंगा कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के जो एंड प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से सॉल्व आपने करने, ताकि आपका लोड जो है डिवाइड हो जाए। जब हम अगली दफ़ा चैप्टर नंबर 5 मुकम्मल कर लें तो फिर आपके पास जो है वो सारा लोड उस वीक में ना आए, ठीक है। चलें, अगर कोई और मज़ीद सवाल नहीं है तो हम फिर मीटिंग एंड कर देते हैं, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं? नो सर। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मंडे को हाफिज़। मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।